नमस्कार दोस्तों। आज है 15 अगस्त 2023। सबसे पहले सभी लोगों के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है और आज हम दूसरा जो चैप्टर है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, तो इससे जुड़े हुए एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है, तो यहाँ पे एक टाइम पे ये जो असेंबली रहती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कई सारे कमिटीज बनाए जाते हैं। उनमें से एक कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, केंद्रीय शक्ति समिति। तो बोला जा रहा है कि इसके चेयरमैन कौन रहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड JLN जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पर्सन रहते हैं जो कि यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन रहते हैं। क्वेश्चन सेकंड की बात करूंगा, लिखा हुआ है व्हाट वाज द बेसिस फॉर कंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो बोला जा रहा है किस बात को आधार बना के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, इसका बेस क्या था। रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कैबिनेट मिशन प्लान रहता है इसको बेस बना के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड की बात करूंगा, लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। तो इसको अडॉप्ट कब करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, आप सभी को पता ही है 26 नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करा गया था। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु प्रीसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान जो सभा थी, इसकी पहली मीटिंग होती है, तो इसको प्रीसाइड कौन करता है। तो यहाँ पे जो सबसे वहां पे ओल्ड मैन देखने को मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर एंड HB कामत। तो ये जो पर्सन थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये प्रीसाइड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन फिफ्थ की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये बात ध्यान रखिएगा, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसने जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी रहती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इसके एडवाइजर कौन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एडवाइजर रहते हैं आपके BN राव, ये बात ध्यान रखिएगा, एडवाइजर रहते हैं। और जो चेयरमैन थे इस कमेटी के वो रहते हैं आपके BR अम्बेडकर। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे एडवाइजर पूछा गया है तो आपके BN राव करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। और इस कमेटी के बारे में थोड़ी सी और भी डिटेल बताना चाहूंगा क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा और जरूर पढ़िएगा, मैं तो ये कहता हूँ। ये जो कमेटी रहती है ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके चेयरमैन आपको अम्बेडकर देखने को मिलते हैं, एडवाइजर मैं बता चुका हूँ BN राव। यहाँ पे 7 मेंबर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, N गोपाल स्वामी देखने को मिलते हैं, अम्बेडकर देखने को मिलते हैं, KM मुंशी, आपके मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर एंड DP खेतान। तो इस तरह से यहाँ पे 7 पर्सन देखने को मिलते हैं जिनके चेयरमैन BR अम्बेडकर रहते हैं और इस कमेटी के जो एडवाइजर थे BN राव देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा, लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो ये जो संविधान सभा रहती है इसने अपना काम कब से शुरू किया था। तो यहाँ पे वो डेट रहती है 9 अगस्त 1946 का वो टाइम रहता है जब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है अपनी फंक्शनिंग को शुरू करती है, 9 अगस्त 1946। क्वेश्चन 7 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 के दिन एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको आधार बना के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल तैयार करा गया था। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये कौन लेके आया था। ठीक है, तो यहाँ पे BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड JLN जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू वो पर्सन रहते हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 का वो टाइम पीरियड रहता है जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके आया जाता है। क्वेश्चन 8 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, KM मुंशी, ये सब तो देखने को मिलते ही है। यहाँ पे JP नारायण, जयप्रकाश नारायण वो पर्सन रहते हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था
तो ये कंप्लीट कब होता है? तो 26 नवंबर 1949 से ये कंप्लीट हो जाता है और इसके कुछ जो प्रोविज़न रहते हैं उसी समय इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और फिर जो सारे के सारे जो प्रोविज़न रहते हैं वो आपके 26 जनवरी 1950 के टाइम से इम्प्लीमेंट होना शुरू होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 10 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करने के लिए, इसके कई सारे सेशन होते हैं, तो वो कितने सेशन देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे 11 सेशन की बात चल रही है, 11 सेशन हुए थे। क्वेश्चन 11 की बात करूंगा। लिखा है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। अब ये क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूँ कि जो संविधान सभा थी तो इसकी जो पहली मीटिंग होती है, इसका जो फर्स्ट सेशन होता है तो इसका चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 12 में बोला जा रहा है कि भारत का संविधान बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा था? तो दोस्तों यहाँ पे 2 साल 11 महीने 18 दिन का वो समय था। इस टाइम पीरियड में आपका भारत देश का जो संविधान था वो तैयार किया गया था। क्वेश्चन 13 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बताया था, वहां पे मैं आपको एक बात और बताना भूल गया था कि ये जो कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन अम्बेडकर रहते हैं और जिसके एडवाइजर बी एन राव देखने को मिलते हैं, तो बोला जाता है कि ये कब सेटअप करी गई थी, ये असेंबली को कब गठित किया गया था? तो वो टाइम था 29 अगस्त 1947। इस टाइम पीरियड पे आपको ड्राफ्टिंग कमेटी कंस्टिट्यूट करी जाती है। क्वेश्चन 14 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति। तो बोला जा रहा है कि इसके चेयरमैन कौन देखने को मिलते हैं? यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार पटेल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सरदार पटेल हो जाता है। सरदार पटेल वो पर्सन रहते हैं जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी रहती है उसको चेयर करते हैं। क्वेश्चन 15 की बात करूंगा। लिखा हुआ है जो ड्राफ्टिंग कमेटी रहती है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे? तो ये मैं अभी बताया था, मैंने 7 मेंबर देखने को मिलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 16 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है तो इसका पहला सेशन कब हेल्ड करा गया था? तो ये भी मैं बता चुका हूँ, 9 दिसंबर 1946 के टाइम पीरियड में यहाँ पे जो पहली मीटिंग रहती है, फर्स्ट सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो देखने को मिलता है 9 दिसंबर 1946 के टाइम पे। क्वेश्चन 17 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी टू द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी मैं बता चुका हूं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये आपके JLN जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं, जिसके बेस पे प्रीएम्बल तैयार करा गया था। ठीक है, तो हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस तरह से जो प्रीएम्बल भी प्रपोज करा गया था वो JLN जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रपोज करा जाता है। क्वेश्चन 18 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो इंडिपेंडेंट इंडिया रहता है तो इसके जो प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। ये बात सभी को पता भी है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया रहता है तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो इसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन 19 की बात करूंगा। लिखा हुआ है डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज for 15 years was advocated in in Constituent Assembly। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऐसा कौन पर्सन रहता है जो ये वकालत करता है कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज थी, मतलब सबको जो वोट देने का जो पावर रहता है तो इसको 15 साल के लिए टाल देते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JLN, मौलाना आजाद एंड भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों वो पर्सन रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका ये कहना था कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज है इसका डिफरमेंट कर देते हैं 15 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा। लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो इसके मेंबर्स कहाँ से आए हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, तो ये बात सही है, प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होके मेंबर्स आए हुए थे। बी ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे कि डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वो सारे। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द प्रिंसली स्टेट, तो यहाँ पे ये सारी बातें गलत दी हुई हैं, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन 21 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वाज द चेयर पर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
सॉरी। तो दोस्तों ये मैं कई बार बता चुका हूँ आज ही के दिन में कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी रहती है इसके चेयरमैन आपके अम्बेडकर देखने को मिलते हैं, जो एडवाइजर थे वो BN राव देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और यहाँ पे 7 मेंबर्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोला जा रहा है कि किस टाइम पीरियड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है ये कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल करती है, मतलब वो ड्यूरेशन क्या था। तो ये दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के टाइम पीरियड में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको तैयार करा गया था। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, शुरुआत में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शुरुआती तौर पे जो संविधान सभा थी तो उसमें कितने मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 300 हो जाता है, बाद में ये नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल लेवल पूछा गया तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी तो इसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, तो जो संघीय संविधान समिति थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके चेयरमैन आपको जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो गया है और क्वेश्चन कुछ कम हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का जो 3rd चैप्टर है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फीचर्स हैं हम इनके बारे में बात भी कर लेते हैं अभी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसी कंट्री जहां पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटशिप चलती है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का शासन होता है, तो इस तरह की जो सरकारें होती हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही होती हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो ये तो नहीं होता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, बैलेंस ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये ध्यान रखिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटशिप के अंदर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 2 यहाँ पे हमको कुछ मैचिंग करना है। एक तरफ कितने तरह की सरकार होती है वो बात करी गई है और वो किस बेस पे वर्क करती है, उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो ये सारी बातें हमको बताना है। प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम रहता है तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। इसके बाद जो पार्लियामेंट्री सिस्टम रहता है तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपके कार्यपालिका रहती है और लेजिस्लेचर मतलब जो विधायिका रहती है, तो इनके बीच में बहुत क्लोज बॉन्डिंग या रिलेशनशिप देखने को मिलती है। सही बात है। फेडरल जो सिस्टम रहता है तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है और यूनिटरी सिस्टम यहाँ पे यदि कहीं पे यूनिटरी है, एकात्मक सिस्टम है, एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे पावर का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो मैचिंग है वो सही दी हुई है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 3 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे यूके, उत्तराखंड की बात नहीं चल रही है, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की बात चल रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 4 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आर्टिकल 368 के अंदर भारतीय संविधान में ऐसे क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं जिनको अमेंड नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ए, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम एंड जुडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों ये सारी बात सही दी हुई है। सॉवरेनिटी भी देखने को मिलती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी देखने को मिलती है, फेडरल सिस्टम भी है। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और जो लेजिस्लेचर है तो वो कुल मिला के अमेंडमेंट तो कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था तो उसने एक थ्योरी दी थी बेसिक स्ट्रक्चर की। तो जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं उसको अमेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस किस को नहीं कर सकते, तो सॉवरेनिटी, संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अब मुझे इसकी हिंदी नहीं आ रही है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आप समझ लीजिएगा, फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था, और जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायपालिका जो रिव्यू करती है। तो ये बात सही दी हुई है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे फिर से वही बात करी गई है, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारी कंट्री में ये भी देखने को मिलता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। सी ऑप्शन दिया है जुडिशियल रिव्यू एंड फेडरल सिस्टम, तो ये भी सही दिया हुआ है।
दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ज्यादा हैं, बस ये यहाँ पे कहानी है। सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आ जाती हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है तो वो इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 5 की बात करूंगा, लिखा हुआ है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंपास विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ठीक है, तो यदि कहीं पे एकात्मक शासन व्यवस्था चल रही है तो इस तरह की जो सरकार होगी तो उसके अंदर क्या आपको एडवांटेज देखने को मिलेंगे? ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्टेट देखने को मिलेगा, यदि कहीं पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है तो वहां पे स्टेट जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल नहीं, लेसर चांसेस ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, तो ये भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पे जो 4 कंट्रीज के नेम दिए गए हैं उनमें से बात चल रही, चाइना, यूएसए, क्यूबा एंड बेल्जियम, तो आपका यूएसए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन 7 की बात करूंगा, लिखा हुआ है इंग्लिश जो क्राउन है, इंग्लिश क्राउन किस चीज का एग्जाम्पल है? रियल एग्जीक्यूटिव, क्वासी रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों ब्रिटेन में जो वहां की महारानी है, ब्रिटिश इंग्लिश जो क्राउन है, तो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो वहां पे वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब सिर्फ नाम भर के होते हैं, बाकी वहां पे जो कार्यपालिका होती है वो कोई और ही होती है, एग्जीक्यूटिव कोई और ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 8 की बात करूंगा, लिखा हुआ है द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय। अब बोला जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, डेमोक्रेसी को लेकर बात करी जा रही है कि ऐसी सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी हुई जो सरकार होती है तो वो कौन सी होती है, ये किसने कहा था? तो यहाँ पे आपके अब्राहम लिंकन। दोस्तों ये यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 9 की बात करूंगा, लिखा है गांधी ने जो रामराज की थ्योरी दी थी, डेफिनेशन दी थी, तो इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, तो जो लोग हैं वो संप्रभु होना चाहिए बेस्ड ऑन प्योर मोरल अथॉरिटी। ठीक है, तो उनकी जो मोरल अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा प्योर होना चाहिए, और जो लोग हैं वो सॉवरेन होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बात सही दी हुई है। बी ऑप्शन दिया है द रूल एज इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामा, तो ये तो सही नहीं है, मतलब वो तो लौटना मुश्किल ही है, कम से कम ऐसा तो नहीं होने वाला है, लेकिन गांधी जी बोलते थे कि आपको मोरल प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए और लोगों में सॉवरेनिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल। ठीक है, सबकी सबसे ज्यादा सर्वाधिक भलाई की बात करी जा रही है, तो ये भी सही नहीं है यहाँ पे जो ऑप्शन है। और डी लिखा है द एब्सोल्यूट पावर कंसंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ किंग, तो ये तो और सरासर गलत है, तो यहाँ पे आपका दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन 10 की बात करूंगा, लिखा हुआ है द मोस्ट असेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं पे चलता है तो वो सबसे ज्यादा जो असेंशियल फीचर है, जरूरी जो वहां पे फीचर देखने को मिलता है, तो वो क्या देखने को मिलता है? सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। दोस्तों ये सारी बातें सही दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट असेंशियल पूछा गया है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 11 की बात करूंगा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है वो उदार संविधान है। ठीक है भाई, मान लेते हैं, सही बात है। सेकंड लिखा है इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू इंडिविजुअल्स, और ये हमारी कंट्री में जो लोग हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, और जो सेकंड ऑप्शन है वो पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12 की बात करूंगा, लिखा हुआ है एट विच ऑफ इट्स सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कांग्रेस का कौन सा सेशन रहता है जहां पे समाज का जो सोशलिस्ट पैटर्न था इसको एक्सेप्ट करा गया था, समाज के अंदर सोशलिस्ट पैटर्न को एक्सेप्ट करा जाता है, तो वो रहता है अवार्डी सेशन ऑफ 1955। यहाँ पे कांग्रेस ने सोसाइटी का सोशलिस्ट जो पैटर्न रहता है उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था। क्वेश्चन 13 की बात करूंगा, लिखा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सुप्रीम है कौन? सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय संविधान है, पार्लियामेंट है, या रिलीजन है? तो दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 14 की बात करूंगा,
लिखा हुआ है इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, हमारी जो कार्यपालिका होती है, ये किसके नीचे काम करती है? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी। तो यहाँ पे दोस्तों लेजिस्लेचर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका 14 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 15 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट। अब फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया को लेके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहली बात लिखी हुई है द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस ए फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने संघीय व्यवस्था इंट्रोड्यूस करी और ये हमारे गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बात सही लिखी हुई है दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस ए फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सही है। दूसरा लिखा है देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी सही दी हुई है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिक्सचर एडमिक्सचर है हमारे यूनिटरी वाइज का, एकात्मक जो मिक्सचर है, बायस है, तो ये अब सब देखने को मिलता है, ये बात सही दी हुई है यहाँ पे। थर्ड लिखा है बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरेन, नहीं ये बात सही नहीं है। और डी लिखा हुआ है द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड इट्स यूनिट्स। तो दोस्तों ये बात भी गलत लिखी हुई है, तो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 16 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ये जो स्टेटमेंट अभी मैं पढ़ने वाला हूं, तो ये किसने दिया था, यहाँ पे पूछा गया है। लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स ए गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। तो बहुत ज्यादा कठोर और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल का एक अच्छा मिक्सचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात किसने कही थी? अंबेडकर, एमबी पायली, अलेक्जेंडरोविच एंड केजी वेयर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 17 में असर्शन रीजन दिया हुआ है, बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय नेचर का है, सही बात है। रीजन दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। ये दोनों फीचर देखने को मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये बोल रहा है कि ये दोनों नहीं होते हैं, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन गलत दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 18 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो वेरियस टाइप के पेपर या बुक के नेम दिए गए हैं, तो इंडिया से जुड़ा हुआ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किस पेपर को कहा जाता है? व्हाइट पेपर, ग्रीन पेपर, येलो बुक एंड ब्लू बुक। तो दोस्तों व्हाइट पेपर यहाँ पे इंडियन का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसे व्हाइट पेपर करके बोला जाता है। क्वेश्चन 19 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटशिप। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटशिप में दोस्तों यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, ठीक है, और ये आपको यूएसए में देखने को मिलता है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये जो ऑप्शन है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये सब गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा। लिखा हुआ है द कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके कार्डिनल फीचर्स क्या हैं, बहुत जो मूलभूत फीचर्स होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं, बहुत जरूरी पॉइंट्स होते हैं, तो उन्हें कार्डिनल फीचर्स कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया में कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो इंडिया डेमोक्रेटिक है, ठीक है, और रिपब्लिक भी है, तो ये बात सही है। यहाँ पे हमारी कंट्री रिपब्लिक है और डेमोक्रेसी है यहाँ पे। सेकंड लिखा है इट हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता ही है हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड लिखा है सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो सुप्रीम पावर है वो लोगों में छिपी हुई है, सही बात है, हम ही लोगों को चुनते हैं, तो ये बात भी सही है। लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स फॉर ए यूनिफाइड अथॉरिटी, तो ऐसा तो नहीं है हमारी कंट्री में यूनिफाइड अथॉरिटी प्रोवाइड करी जाती है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन 21 की बात करूंगा। लिखा हुआ है वेयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न। बोला जा रहा है कि पहली बार लिखित संविधान कहाँ पे देखने को मिलता है? फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन एंड स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों ये जो अमेरिका की क्रांति आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहली बार आपको कहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो ब्रिटेन सबसे पहले वो कंट्री रहता है जहां पे आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 23 लिखा है हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो किसने भारतीय संघवाद को
सहकारी संघवाद कहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। तो यहाँ पे वो पर्सन थे जी ऑस्टिन। इनका ऐसा कहना था कि जो इंडियन फेडरलिज्म है ये एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था इन्होंने। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत का संविधान किस तरह का है? रिगिड है, सही बात है, कठोर है, फ्लेक्सिबल है, बहुत कठोर है। तो दोस्तों यहाँ पे पार्टली रिगिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, मतलब कठोर तो है और फ्लेक्सिबल भी है, तो दोनों टाइप के मिक्सचर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी, और फिर इसके बाद दोस्तों हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स हैं वो भी बात करी। इसके बाद कल हम सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।